आज के इस विस्तृत चर्चा में हम इंडिया एंड ग्लोबल अफेयर्स डाइजेस्ट 2026 के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। हाँ, और खासकर 10 मार्च के उन करंट अफेयर्स पर फोकस रहेगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ तथ्य यानी फैक्ट्स बताना नहीं है। सही कहा, फैक्ट्स तो कहीं भी मिल जाएंगे। वही तो, हमारा लक्ष्य इन सबको इस तरह से जोड़ना है कि एग्जाम के समय उस प्रेशर वाले माहौल में सब कुछ आसानी से याद आ जाए। एकदम सही। जानकारी के बोझ से बचाते हुए वो जो अहम मोमेंट्स होते हैं ना, वो क्रिएट करना इस विश्लेषण का मुख्य ध्येय है। मतलब फैक्ट्स के पीछे की जो बिग पिक्चर है, हम उसको समझेंगे। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, जो रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सामरिक घटनाक्रम पर है, जो कि जीएस पेपर 3 के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। हाँ, तो SIPR की नई रिपोर्ट आई है और इसके हिसाब से 2021 से 2025 के दौरान भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा? जी। ग्लोबल शेयर लगभग 8.2% है। अब सुनने वालों के दृष्टिकोण से यह सिर्फ एक नंबर लग सकता है, पर इसके मायने काफी गहरे हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस आयात के आंकड़ों को हमें अपनी आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस की कोशिशों के साथ जोड़कर देखना चाहिए। कैसे? देखिए, एक तरफ तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी सुरक्षा चुनौतियां ऐसी हैं, पर दूसरी तरफ हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी तेज कर रहे हैं, जैसे BL और सैसमॉस हेड टेक्नोलॉजीज का नया MOU। अच्छा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वाला? हाँ, ये MOU इंडिजिनस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। मतलब अब हम सिर्फ बाहर से मशीनरी नहीं ला रहे, हम अंदर के कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहीं बना रहे हैं। एक बड़ा शिफ्ट है। और इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम सामने आया है, प्रोजेक्ट KL। बिल्कुल, IG डिफेंस द्वारा विकसित किया गया ये एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन है। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन आजकल तो मॉडर्न वॉरफेयर में इनका रोल सबसे बड़ा हो गया है। सही कहा। और जब आत्मनिर्भर भारत की बात आती है तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स एक उम्मीद जगाते हैं कि आगे चलकर ये 8.2% वाला इंपोर्ट शेयर कम होगा। और सैन्य नीति में संयुक्त अभ्यास की भी अपनी एक अलग जगह होती है। एक्सरसाइज लामीथिए 2026 अभी हाल ही में आयोजित हुई। ये सेशल्स और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बीच का अभ्यास है ना? हाँ, ये इसका 11वां संस्करण था। इंडियन ओशन रीजन की सुरक्षा को देखते हुए सेशल्स के साथ ये पार्टनरशिप बहुत स्ट्रेटेजिकल है। और इसी के साथ सैन्य नेतृत्व में एक नई नियुक्ति हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नई VCOS यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है प्रीलिम्स के हिसाब से। और हाँ, 10 मार्च को CISF फाउंडेशन डे भी होता है, जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करते हैं। बिल्कुल। अब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो ही रही है तो एक काफी चौंकाने वाली घटना हुई है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। आप उस US सबमरीन वाले इंसिडेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, श्रीलंका के पास एक US सबमरीन ने ईरानी वॉरशिप आयरिस देना पर टॉर्पीडो से हमला कर दिया। ये वाकई बहुत गंभीर विषय है और एक विश्लेषक के तौर पर बिना किसी का पक्ष लिए अगर हम इसे समझें तो ये घटना श्रीलंका के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर हुई है। मतलब इंटरनेशनल वाटर्स में। हाँ, लेकिन इंडियन ओशन रीजन में, और वो भी हमारे इतने करीब, इस तरह का टकराव भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वही पावर प्रोजेक्शन की जो लड़ाई चल रही है, ये साफ दिखाती है कि इंडियन ओशन अब नया फ्लैश पॉइंट बन चुका है। एकदम। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं, पर एक अलग पर्सपेक्टिव से। रक्षा और सुरक्षा से निकलकर अब थोड़ा प्रशासन और समाज की तरफ चलते हैं। GS पेपर 2 का एक बड़ा मुद्दा, गवर्नेंस और महिला सशक्तिकरण वाला हिस्सा। सही पकड़ा। पंचायती राज मंत्रालय ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर एक बहुत ही बढ़िया कैंपेन शुरू किया है, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। अरे वाह, ये तो ग्राउंड लेवल पर बहुत जरूरी था। वही ना, हम सब जानते हैं कि रिजर्वेशन तो मिल गया, पर गांव में अभी भी सरपंच पति वाला कल्चर चलता है। महिला का सिर्फ नाम होता है, काम पुरुष ही करते हैं। ये सिर्फ पावर का मिसयूज नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण के पूरे कॉन्सेप्ट को ही डिफीट कर देता है। अगर महिला के हाथ में असल नेतृत्व ही नहीं है तो वो डिसीजन कैसे लेगी? सही बात है। इस मुद्दे को मैं एक और रीसेंट इवेंट से जोड़ना चाहूंगी।
महाराष्ट्र में विमेंस डे पर गिफ्ट टू गेन थीम के साथ काफी सेलिब्रेशंस हुए, जिसमें मैराथन और स्पोर्ट्स शामिल थे। हाँ, फिजिकल फिटनेस और पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। पर असलियत में एम्पावर होने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल या सोशल आज़ादी काफ़ी नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा टूल है, और इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का नया कदम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप उस $500 मिलियन वाली फैसिलिटी की बात कर रही हैं? हाँ, SBI ने USD 500 मिलियन सिंडिकेटेड सोशल लोन फैसिलिटी पेश की है। ये स्पेसिफिकली महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है। ये हुई ना डॉट कनेक्शन वाली बात। एक तरफ सरकार प्रॉक्सी सरपंच कल्चर खत्म कर रही है, दूसरी तरफ SBI महिला एंटरप्रेन्योरशिप को फंड कर रहा है। एग्जैक्टली। जब तक आर्थिक ताकत नहीं आती तब तक सामाजिक और राजनीतिक ताकत मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। और आर्थिक प्रगति की बात हो रही है तो ट्रेड को कैसे भूल सकते हैं। भारत ने अपने FTAs मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का काफी विस्तार किया है पिछले कुछ वक्त में। पिछले एक दशक के नंबर्स काफी इंप्रेसिव रहे हैं वैसे। हाँ, पिछले एक दशक में 38 देशों को कवर करते हुए 9 नई FTAs साइन हुई हैं। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिर्फ ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट का मामला नहीं है। ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भारत को एक रिलायबल ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश है, चाइना +1 स्ट्रैटेजी के तहत। बिल्कुल। जब आप 38 देशों के साथ फ्री ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपके एक्सपोर्टर्स के लिए मार्केट एक्सेस बहुत बड़ा हो जाता है। डोमेस्टिक इकोनॉमी सीधे ग्लोबल डिमांड से जुड़ जाती है। सही। और इस बढ़ती इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रांग होना जरूरी है। RBI ने अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिशन के लिए कुछ छूट दी हैं। हाँ, उन्हें NOFHC नियमों में छूट मिली है। ये NOFHC थोड़ा टेक्निकल टर्म है उम्मीदवारों के लिए। हाँ, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। असल में RBI का नियम होता है कि यूनिवर्सल बैंक बनाने के लिए एक होल्डिंग कंपनी बनानी पड़ती है, पर AU बैंक को अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांजिशन फास्ट हो जाएगा। समझ गया। और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में फेडरल बैंक ने HNI क्लाइंट्स यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, फेडवेल्थ। वेल्थ मैनेजमेंट आजकल काफी फोकस में है बैंकिंग सेक्टर में। हाँ, और येस बैंक में भी लीडरशिप चेंज हुआ है। विनय मुरलीधर तौनसे को नया CEO नियुक्त किया गया है। ये बैंकिंग सेक्टर के कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। और इंफ्रा में भी एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है। PM मोदी ने दिल्ली में भारत के पहले रिंग मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। रिंग मेट्रो, ये तो अर्बन प्लानिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया मूव है। पुराने टाइम में सारी मेट्रो लाइन सेंटर की तरफ आती थी, अब सर्कुलर कनेक्ट होंगी तो क्राउड काफी मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल, उससे सेंटर वाले स्टेशंस पर कंजेशन काफी कम हो जाएगा। खैर, अब आते हैं खंड 3 पर, विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य। ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा होता है। मेरा भी। और इस बार IISc ने एक ऐसी चीज शुरू की है जो सीधे किसी साइफाई मूवी से लगती है, ब्रेन को प्रोसेसर मूनशॉट प्रोजेक्ट। वो AI आधारित न्यूरल फंक्शंस बढ़ाने वाली तकनीक। हाँ, मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो इंसानी दिमाग के न्यूरल फंक्शंस को एनहांस कर सकती है। ये सच में स्पेस एज जैसी बात लगती है। पर देखिए, जहाँ ऐसी आधुनिक AI तकनीक आती है वहाँ साइबर खतरे भी बढ़ जाते हैं। ये तो है, हर नई टेक के साथ नई सिक्योरिटी प्रॉब्लम आती है। इसी को काउंटर करने के लिए केरला ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप लिया है। उन्होंने साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल 2026 लागू किया है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, खासकर स्टूडेंट्स को AI और नए डिजिटल थ्रेट से बचाने के लिए। एक तरफ IISc AI से दिमाग को एनहेंस कर रहा है और दूसरी तरफ केरला AI से दिमाग को बचाने की ट्रेनिंग दे रहा है। क्या कॉन्ट्रास्ट है। और डिफेंस और साइंस का एक और बहुत अच्छा मिक्स DRDO के नए प्रोजेक्ट में दिखा। भारतीय यूनिवर्सिटी वाला प्रोजेक्ट? जी, DRDO ने उन्हें करीब 99.15 लाख रुपए का एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया है जिसमें उन्हें हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के एंटीडोट्स बनाने हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, ये वही है ना जो केमिकल वॉरफेयर में नर्व एजेंट्स के तौर पर यूज होते हैं? बिल्कुल, और पेस्टिसाइड्स में भी होते हैं, इसलिए इनकी टॉक्सिसिटी काफी खतरनाक होती है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी इसका एंटीडोट बना लेती है तो ये नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ दोनों के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। वैसे पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट के सेक्टर में एक और बहुत अच्छी खबर नाबार्ड की तरफ से है। हाँ, उन्होंने गेट्स फाउंडेशन और डालबर्ग के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू किया है ना, नेशनल क्लाइमेट टेक इनोवेशन चैलेंज। इसका मेन फोकस ग्रामीण भारत में क्लाइमेट रेजिलियंस लाना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सबसे पहला और सबसे बुरा असर किसानों पर ही पड़ता है। सही बात है। और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सस्टेनेबल एनर्जी भी जरूरी है।
लक्षद्वीप के कवरत्ती में भारत के पहले ओटेक प्लांट का रिव्यू हुआ है अभी। ओटेक यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। हाँ, जहां समंदर के सतह के गर्म पानी और गहराई के ठंडे पानी के टेम्परेचर डिफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जो साबित हो सकती है उन्हें डीजल वगैरह इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा पावर के लिए। एकदम। और स्वास्थ्य के मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बहुत पॉजिटिव आई है। डेनमार्क WHO द्वारा सर्टिफाइड पहला EU देश बन गया है जिसने एक बहुत बड़ी बीमारी को माता से बच्चे में फैलने से पूरी तरह रोक दिया है। HIV और सिफिलिस के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, उन्होंने इस ट्रांसमिशन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। ये ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि कैसे स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से ऐसी जानलेवा बीमारियों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने से रोका जा सकता है। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए ये एक बढ़िया केस स्टडी बन सकता है पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स लिखते वक्त। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और हिस्ट्री के फैक्ट्स भी कवर कर लेते हैं जो प्रीलिम्स में डायरेक्ट स्टेटमेंट्स के रूप में आ जाते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स में इस बार काफी कुछ हुआ है। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2026 इसे मर्सिडीज के ड्राइवर जॉर्ज रसल ने जीत लिया है। और क्रिकेट में भी तो भारत ने झंडे गाड़े हैं। अरे कैसे भूल सकते हैं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। 96 रन्स का मार्जिन फाइनल में, बहुत बड़ी बात है। और बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स में अपने लक्ष्य सेन रनर अप रहे। उन्होंने काफी तगड़ा खेल दिखाया वहां। सिनेमा की भी एक न्यूज है। तेलंगाना गदार फिल्म अवार्ड्स 2026 हुए थे अभी। उसमें रश्मिका मंदाना को उनकी तेलुगु फिल्म द गर्लफ्रेंड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ये कल्चरल करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के आखिरी पन्नों के लिए काफी जरूरी होते हैं। पर इन सब मॉडर्न न्यूज के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल डिस्कवरी हुई है जिसे सुनकर मजा आ जाएगा। ओ, बोलिए। इटली में एक 2600 साल पुरानी सील बंद कब्र मिली है। 2600 साल पुरानी? हाँ, और ये कब्र किसी आम सभ्यता की नहीं बल्कि इट्रुस्कन सभ्यता की है। इट्रुस्कन सभ्यता? थोड़ा नया नाम लग रहा है। वही ना, हम जब यूरोप की हिस्ट्री देखते हैं तो रोमन एम्पायर सबसे पहले ध्यान में आता है, पर असल में रोमन सभ्यता के उदय से पहले वहां इट्रुस्कन सभ्यता का राज था। अच्छा। और ये कब्र पूरी तरह से सील बंद मिली है। इसका मतलब उसमें लूटपाट नहीं हुई, एकदम प्रिस्टीन कंडीशन में है। इससे हमें उस समय के रिचुअल्स और आर्ट के बारे में बहुत कुछ नया पता चलेगा जो रोम से भी पहले का है। वाकई इतिहास अपने आप में कितने राज छुपाए बैठा है। बिल्कुल। तो आज हमने कितने अलग अलग डॉट्स कनेक्ट किए। कहाँ हमने पंचायतों में प्रॉक्सी सरपंच की बीमारी पर चर्चा की, कहाँ स्पेस एज ब्रेन को प्रोसेसर्स की बात हुई, और कहाँ सीधे 2600 साल पुरानी कब्र तक पहुंच गए। UPSC की तैयारी का यही तो मजा है। हर दिन दुनिया के हर कोने की जानकारी को एक दूसरे से जोड़कर देखना। एक सच्चे एस्पिरेंट की यही सबसे बड़ी ताकत होती है। सही कहा आपने। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सीखने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। एक तरफ IISc ब्रेन को प्रोसेसर्स से दिमाग की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है, जिससे इंसानी सोचने समझने की पावर कई गुना बढ़ जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ केरला में AI से आने वाले साइबर खतरों से बचने के लिए प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है। तो आने वाले समय में जब आप लोग एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, तो क्या सबसे बड़ी चुनौती तकनीक का तेजी से विकास करना होगी या उस तकनीक के दुष्परिणामों से मानवता को बचाए रखना होगी? यह सच में सोचने मजबूर कर देने वाला सवाल है। इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच का ये बैलेंस ही फ्यूचर तय करेगा। इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की इस विस्तृत चर्चा से काफी कुछ नया समझने को मिला होगा। सीखने की इस यात्रा में नए तथ्य खोजते रहिए और उन्हें आपस में जोड़ते रहिए। शुक्रिया।